नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, लेकिन कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा दी है। ऐसी ही सुगबुगाहट है देश में तीसरी लहर इस वेरिएंट के चलते आ सकती है। अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित 40 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सिर्फ 3 राज्यों केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही नहीं है, ये दूसरे राज्यों में भी पाई जा रही हैं, लेकिन वे बिखरे हुए तरीके से पाई जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना टीका कितना प्रभावी है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ सकती है वैक्सीन? डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल अब से कुछ ही देर में जुड़ेगा, जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप हमारे फ़ोन पर हमारे साथ जुड़िए। आपके मन में जो भी सवाल हैं बेहिचक आप पूछिए, जिनका जवाब डॉक्टर आपको देंगे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपसे कुछ ही देर में देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ जाएगा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचा जाए, कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीन इस पर असर कर रही है। तो आज इंडिया न्यूज की ओपीडी में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर्स के खास पैनल के साथ। और इंडिया न्यूज ओपीडी में आप हमारे साथ जुड़कर अपने किसी भी सवाल का जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल संक्रमण को लेकर हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो, बीमारी को लेकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में है, कोई भी संदेह है, तो आप उसको दूर करिए हमारे साथ जुड़कर। इस लाइव प्रोग्राम में डॉक्टर आपके साथ जुड़ेंगे, जो घर बैठे आपको सलाह दे सकते हैं। आप अगर होम क्वारंटाइन हैं, होम आइसोलेटेड आप मरीज़ हैं, दवाइयों को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डाइट को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है, संक्रमण को लेकर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम में और डॉक्टर से सीधा सवाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, संक्रमण को लेकर हर एक सवाल का जवाब डॉक्टर्स के जरिए आपको दिया जाएगा। तो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार डॉक्टर्स भी एक्शन मोड पे आ गए हैं। पूरी तरह से सतर्क प्रशासन हो गया है स्वास्थ्य महकमा। इसके साथ ही अब क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जाहिर है कि सावधानी अभी भी उतनी ज़रूरी है जितना हम कोरोना की फर्स्ट वेव से बरतते आ रहे हैं। तो ज़रा सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए अभी भी सावधानी आप ज़रूर बरतें। किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन ज़रूर करते रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर सुशील अम्बेश जुड़ गए हैं, जो चेयरमैन हैं कोविड कंटेनमेंट कमेटी के। डॉक्टर सुशील अम्बेश, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी डॉक्टर सुशील, मैं आपसे सर अब जानना चाहूंगा सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अपने सवाल वो करेंगे, उनका जवाब भी आपकी ओर से दिया जाएगा, सलाह आप उन्हें देंगे। लेकिन उससे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो लोगों के मन में अब चिंता बढ़ गई है, वो कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है जी। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन यूज कर रहे हैं, जो हमारे 3 बहुत इम्पोर्टेंट तरीके हैं जिनसे हम
कोविड वायरस से, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो, हम इन तीनों चारों से बच सकते हैं अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम कर रहे हैं, जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर नहीं जा रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। दूसरा है कि अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम होता है, तो आप आइसोलेट अपने आप को जरूर करें, है ना, क्योंकि ये जो वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसका प्रेजेंटेशन जो है, जो लक्षण है इसके, वो एकदम पुराने अल्फा जो शुरू में वेव आई थी हमारी लास्ट ईयर वाली, या जो बाद में आई थी अभी, उस तरह के लक्षण जरूरी नहीं है कि वो एकदम वैसे लक्षण हो। ये वेरिएशन हो सकता है इसमें। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप वैक्सीनेशन जरूर करा लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन से आपका प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा आपको। एक मिनट, मेरा शायद वो हो रहा है। हाँ, तो वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन आपको देता है, चाहे कोई वेरिएंट हो। अब बात आ रही है कि नए जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात हो रही है, बेसिकली डेल्टा प्लस, जब मैं आपको एक देशी तरीके से बताता हूँ कि जब जो हमारा ये वायरस है, ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह से, सारे एनिमल्स होते हैं, हर एक की अपनी एक नेचर होती है, और ये बदलाव करते रहते हैं। जैसे अगर चोर चोरी करने जा रहा है कहीं पर, और वो पहली बार गया और वो चोरी करने गया और नहीं चोरी कर पाया, तो फिर उसे समझेगा क्या करना है मुझे, है। दोबारा से जब वो प्रिपेयर होके आएगा, तब वो चोरी करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और अगर दोबारा भी नहीं कर पाया तो तीसरी बार फिर कोशिश जब करेगा, तब फिर वो और अच्छी तरह प्रिपेयर होके आएगा। यानी कि जो अपने साथ में हथियार लेके आने चाहिए उसे, वो लेके आता है, फिर वो सेंध लगाएगा और घुसेगा। उसी तरह से क्या है कि जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो 4 वेरिएंट आए अब तक, वो सब में क्या है, एक वैक्सीन, ये जो वायरस है इसमें म्यूटेशन हुआ। इसके अंदर एक्चुअली 30,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो जैसे हमारा दीवार बनाते हैं या फ्लोर बनाते हैं, तो वो एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो इनकी चेन जो है जब बदल जाती है, यानी कि एक जहां पे जो अमाइनो एसिड लगना चाहिए उसी जगह पे दूसरा लग गया, तो वो वेरिएंट हो जाता है। उसी तरह से है कि ये जब पहले अटैक नहीं कर पाया, तो दोबारा अटैक करने के लिए वो अपना वेरिएशन कर लेता है, अपने आप में बदलाव लाता है। जैसे बताया कि चोर चोरी दोबारा जब करने आएगा तो बदलाव के साथ आएगा, प्रिपेयर होके आएगा। तो वायरस भी अपना नेचर इस हिसाब से है कि वो चेंज करता है अपनी नेचर को, और वेरिएंट्स आते हैं। ये नई चीज नहीं है, ज्यादातर वायरस में वेरिएंट होते हैं, बदलाव। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज कर रहे हैं और वैक्सीनेशन अगर आपका हो गया है, तो ये गारंटी नहीं है वैक्सीनेशन के बाद में कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो माइल्ड लक्षण आएंगे इसके। ठीक है डॉक्टर सुशील, क्योंकि आपने इसका भी जिक्र भी किया था, अब लोगों के मन में जो सवाल सेकंड वेव पर था कि आप वैक्सीन जो सेकंड वेव में कोरोना आया है उस पर असर करेगी, वही सवाल एक बार फिर से लोगों के जहन में आ रहा है कि अब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वैक्सीनेशन उस पर कारगर है जो अभी हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं आपको दो इसमें जवाब दूंगा, एक तो आपके क्वेश्चन का और एक दूसरा ये है, क्योंकि अभी हमें डरने की जरूरत थोड़ी सी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो 18 साल से छोटे युवक हैं, जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे, उनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो वो पब्लिक जो है, जो 18 साल से छोटे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, वो इसके लिए काफी ससेप्टेबल है, यानी कि उनको खतरा बन रहा है कि उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो एक तो उनके लिए उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चुलबुला ग्रुप होता है और ये बाहर घर में रहना इसको पसंद कम है, और मास्क वगैरह भी इतना आसानी से लोग बच्चे नहीं लगाते हैं, निकलते हैं बाहर, और वो जब तक देख रहे हैं लोग तब तक मास्क लगा रहे हैं, जहाँ नहीं देखा वहां तो उन्होंने मास्क हटा लिया। तो पहली चीज है, तो ये ग्रुप बहुत ससेप्टेबल है, तो 18 साल से नीचे वाले बच्चों को कम से कम आउटिंग करनी चाहिए और मास्क वगैरह लगाना चाहिए, पहले भीड़ भाड़ में ना जाए। दूसरी चीज का जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद में डेल्टा जो प्लस का इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, देखिए ये जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आया इसमें दो हैं, कप्पा वेरिएंट और ईटा वेरिएंट। जैसे पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा था, 4 वेरिएंट थे। अब जो डेल्टा प्लस है इसमें कप्पा, ईटा वेरिएंट 2 हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके नाम पे इन्होंने रखा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, कप्पा, ईटा, थीटा, ये सारे जो हैं तो इनके ये नोमेनक्लेचर किया गया है। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो
ये गारंटी नहीं है कि आप 100% बचेंगे, बट ये गारंटी जरूर है कि आपको लक्षण हल्के आएंगे, बहुत सीरियस बीमारी होने के चांसेस कम है। ठीक है, सुशील जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमीरपुर सीएससी से एमबीबीएस डॉक्टर अजय कुमार चौरसिया भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद जी डॉक्टर अजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, हमीरपुर में क्या कुछ स्थिति फिलहाल है मौजूदा दौर में कोरोना की? हमीरपुर में इस समय 4 से 5-6 पेशेंट ही हैं L2 हॉस्पिटल पुरारा में। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात पूरी करिए। आ रही है जी जी। स्थिति सामान्य है यहाँ पर, बिल्कुल 5-6 पेशेंट ही हैं जो भी नॉन सिम्टोमेटिक है। जी 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 ठीक है। अजय जी, वहां पर लोगों के मन में किस तरह के सवाल हैं? क्या कुछ लोग कह रहे हैं, और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट अब सामने आ गया है जिसके केसेस कुछ राज्यों में देखने को हमें मिले हैं, वहां पर लोगों के मन में क्या इस बात को लेकर डर है, और अगर है तो उसको आप लोग कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, एक सामान्य सी बात है, आपको अनुशासित रहना है, कुछ सावधानियां बरतनी है जी। अनुशासित कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ से बचिए। ठीक जी 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 जी। अजय जी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति हमीरपुर में है वहां पर? क्योंकि आप लोग की ओर से लगातार शुरुआत से डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए हम इस संक्रमण को खत्म कर सकते हैं, इसकी चेन को हम तोड़ सकते हैं, कमजोर इसको बना सकते हैं। क्योंकि अब थर्ड वेव आ रही है, और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, तो थर्ड वेव से भी इसको जोड़कर हम देख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे, लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा इसको कमज़ोर करने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो क्या स्थिति वहाँ पर वैक्सीनेशन की अभी है अजय जी? कि लोगों में जागरूकता है, लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, और जितना भी हमारा टारगेट है उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं जी। ठीक है डॉक्टर अम्बेश, मैं आपके पास सर मैं आना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जागरूकता तो हम कर ही रहे हैं, और जागरूक लोगों को इस बात को लेकर भी किया जा रहा है, चाहे इस संक्रमण से हम कैसे बचें, जैसे कि आपने जिक्र किया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, इसके साथ ही वैक्सीनेशन का। लेकिन गांवों में स्थितियां शुरुआत में थोड़ी नाजुक वैक्सीनेशन को लेकर रही, क्योंकि कई बार हमने देखा कि कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में फैल गई, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी गई जिसके जरिए लोगों के मन में शक पैदा हो गया वैक्सीन को लेकर। कैसे उसको आप दूर करेंगे? हालांकि अभी लोग जागरूक हैं और गाँव में भी अब वैक्सीनेशन हो रहा है। डॉक्टर अम्बेश, देखिए, वैक्सीनेशन आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है, चाहे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है या स्पुतनिक है, जो भी वैक्सीन मिल रही है आपको सरकार दे रही है। मुझे जहाँ तक पता है सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है, पब्लिक को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी सभी जनता से, सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वैक्सीन जो भी मिल रही है वो उसे लगवा लें, क्योंकि बिना, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, आप, मैं गारंटी नहीं देता कि 100% प्रोटेक्शन होगा, लेकिन 75 to 80% या 90% प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है। उसको आप ना छोड़ें, और जो भी वैक्सीन मिल रही है उस वैक्सीन को समय पे लगवा लें। ठीक है। और क्योंकि ये बताया जा रहा है डॉक्टर अम्बेश की जो नया वायरस आया है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये इम्यून सिस्टम को और तेजी के साथ कमजोर करता है, इम्यून सिस्टम पर और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अटैक करता है। क्या इस बात में सच्चाई है, और इससे हम कैसे बचें, और क्या सावधानियां होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी इंडिया में जो 23 तारीख का फिगर था वो 40 डेल्टा प्लस केसेस का था जी। पूरे इंडिया में 40 केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, और ये 23 तारीख का फिगर है, और आज 25 तारीख हो रही है, तो मुझे लगता है 10 या 15 केसेस और बढ़ गए होंगे, तो 50 या 60 केसेस हैं। तो उनमें अभी किसी मरीज की डेथ नहीं हुई है। पहली चीज तो ये है। जो अभी जो पहला केस हमारा 11 जून को डिटेक्ट हुआ था जी। 11 जून से आज 25 जून हो गई, यानी 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन में जो केसेस बढ़े हैं, 40 या 50 केसेस अभी तक आए हैं, उनमें किसी की डेथ मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तो पहली चीज तो यह, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वेरिएंट डिफरेंट है, डेफिनेटली ये उन लोगों में भी एक चांस है, संभावना है जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन उनमें लक्षण बहुत कम सीवियर होंगे, मतलब ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होगी। जहां तक आपने कहा कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जब इम्यूनिटी कम होती है आपके अंदर, तो बाकी चीजों के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको जरूरी है कि आप अपनी जांच करा करके और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आप ट्रीटमेंट लें।
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है ऐसे कि नहीं जी ये इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा, क्योंकि इलाज तो आपको कराना है, रिपोर्ट करना है अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को, डॉक्टर को बात करना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेश और डॉक्टर अजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चेस्ट स्ट्रोक विशेषज्ञ डॉक्टर DS गुप्ता भी जुड़ गए हैं, फिलहाल वो फोन लाइन पर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर DS गुप्ता जी आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी जी थैंक यू। जी सर। जी डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं और इसको लेकर अब चिंताएं लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई राज्यों में ये मामले सामने आए, हालांकि अभी इनकी संख्या कम है, लेकिन तेजी से बढ़ सकता है क्या, और कैसे इससे हम बचाव करें और क्या सावधानी इसकी होनी चाहिए, मैं चाहूंगा आप थोड़ा इसको बताएं सर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट होता है वो ज्यादा इन्फेक्ट करता है जी। तो जैसी की संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी जो लहर अगर आएगी, कहा जा रहा है कि सितंबर तक 90% जो केसेस होंगे यूके में वो ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट के ही होंगे। तो जैसे हम झांसी में हैं, तो झांसी के बगल में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस काफी देखे गए हैं जैसा कि रिपोर्टेड हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे यूपी में और आसपास के लोगों को निश्चित रूप से इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। ऐसा साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इम्यूनाइजेशन के मरीजों को होने के बावजूद भी शायद उसको लांघ सकता है, उसके बाद भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो जरूरी है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पहले से बात चल रही थी उसको निश्चित रूप से ध्यान अगर करेंगे तो शायद हम तीसरी लहर से और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा घातक जैसे माना जा रहा है, उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो पहले से भी आप के द्वारा सभी लोगों को विदित होना चाहिए कि ये ज्यादा खतरनाक है, तो ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो उसको बचाव के लिए या तो ये है कि वैक्सीन, वैसे कहा तो ये भी जा रहा है अभी और भी स्टडी की जरूरत है जी। जब तक पूरी तरह से स्टडी नहीं हो जाती तो कहना मुश्किल होगा कि ये वाली वेरिएंट हमारी जो वैक्सीन है कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दोनों लग रही हैं, ये काफी कुछ वेरिएंट में भी काम करेंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडी आ रही हैं कि पूरी तरह से इम्यूनाइज होने के बावजूद भी इन्फेक्ट कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है जी। कुछ केसेस मध्य प्रदेश में रिपोर्टेड हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि वो घातक हुए और उनकी डेथ भी हुई है। तो इसके साथ साथ एक और सजेशन देना चाहेंगे कि ओल्ड एज वाले केसेस को या जो ज्यादा उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको एक बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी, ऐसा हम लोगों को मानना है। लेकिन पहले तो ये है कि सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन हो जाए, जिससे कि ये अगर किसी में होता है तो दूसरों में इन्फेक्टिविटी कम हो जी। तीसरा है कि बूस्टर डोज अगर 1 साल बाद या हालांकि अभी स्टडी की जरूरत है, उसको बूस्टर डोज जब लगेगी तो शायद इसका इन्फेक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसा हम लोगों का और एक्सपर्ट का भी मानना है कि बूस्टर डोज में हेल्प मच इन ऑल दीज केसेस। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट में और स्टडी की जरूरत है कि ये ज्यादा घातक है, ज्यादा ट्रांसमिसेबल है जी। तो इसके लिए जरूरत है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा मानने की, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जिस सेकेंड लेयर में सेकेंड लहर के बाद बहुत कम केसेस अपने इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कम हो गए हैं, तो लोग लापरवाही से दिखने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं कि लोग आ जाते हैं और बिना मास्क के, बिना बहुत बगल बगल में खड़े हो जाते हैं। वो निश्चित रूप से हमें लगता है ये नुकसान कर सकता है और तीसरी लहर को इनवाइट कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर ही सबसे बड़ा बचाव है, साथ साथ वैक्सीनेशन और इसके साथ में बूस्टर डोज। ठीक है, तो DS गुप्ता जी जी क्या ये आहट है थर्ड वेव की? ऐसा तो एकदम से नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ अगर लोग एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आहट में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो जरूर जानना होगा। जी 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 ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अम्बेश, जो बूस्टर डोज का जिक्र अभी DS गुप्ता जी कर रहे थे, इसको लेकर आपकी इस राय क्या है? आप क्या इसको लेकर बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी एक्सपर्ट्स की ओर से तो नहीं दी गई है, डॉक्टर्स के आप लोगों की ओर से नहीं दी गई है ना, सरकार की ओर से ऐसा कुछ अभी तक बताया गया है। तो क्या ये बूस्टर डोज जरूरी होगी ताकि आगे भी इस संक्रमण से हम लड़ पाएं?
ये इस मामले में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जो भी गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो या तो WHO की होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल हमारी हेल्थ की बॉडी है, या इंडिया में ICMR की गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट के थ्रू सर्कुलेट की जाती हैं। अभी सिर्फ हमारे बूस्टर डोज की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता को कम से कम एक डोज वैक्सीन की जरूर लग जाए जी। एक डोज से हमें 50 to 60% लोगों में इम्यूनिटी मिल जाती है। दूसरी डोज से हम सोचते हैं 80 से 85% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है जी। लेकिन अगर हम अभी बूस्टर डोज पर, जिसकी अभी कोई रिसर्च में कोई ऐसा अभी आया नहीं है, नहीं किसी बॉडी ने रिकमेंड किया है इसको, तो बूस्टर के लिए मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। हो सकता है आगे जरूरत पड़े, ये मैं पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आज की डेट में अभी बूस्टर की बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी तो ये है कि सबसे पहले सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाए, और हमें, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि मैं जो 18 साल से कम के उम्र के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस समय खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई वैक्सीन नहीं मिली है और वो बाहर भी बहुत निकल रहे हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाव करना बहुत जरूरी है, जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से आप कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर अम्बेश ये माना जाए कि जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि फर्स्ट वेव में बुजुर्गों को इसने निशाना बनाया, सेकंड वेव में युवाओं को निशाना बनाया, और थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है? जो मैं कहूँ कि जिनके अंदर मॉर्बिडिटीज हैं, यानी जो हाई रिस्क लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर है, या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी लगी है या लिवर लगी है, ये लोग तो हमेशा ही, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे तो इनको हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने बचाव लें, और शायद सरकार ने ज्यादातर लोगों को लगा भी दी है। अब बात आती है आपकी ये कि इनमें जो यंग लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है। हाँ, यंग लोगों को खतरा ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड थे अब तक, और ये वेरिएंट जो है यंग लोगों को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले वाले अल्फा बीटा गामा वेरिएंट से उन्होंने यंग लोगों को बहुत कम अफेक्ट किया है। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये बदलाव लेकर के आ रहा है, तो ये उन नए लोगों को भी, यानी कि यंग लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। साथ में जो पुराने हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बचाव है या वो बच जाएंगे इससे, उनको भी खतरा उतना ही है या उससे ज्यादा है। तो पुराने लोग, यानी एल्डरली लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको हमेशा खतरा रहेगा, कोई भी वेव आए। अच्छा, अभी जो आ रहा है उसको हम कहते हैं रिपल है, ये वेव नहीं है, ये टाइप नहीं है, ठीक है। रिपल्स का मतलब है, जैसे आपने देखो एक वो आता है, आप कहीं पानी में देखें तो वो छोटी छोटी रिपल्स आती रहती हैं, एक हल्की सी लहर टाइप की। वेव जो होती है वो टाइड होती है, वो बड़ी सी वेव होती है, और उस बड़ी वेव में काफी चीजें बह जाती हैं। उसी तरह से तो वो वेव का खतरा है, लेकिन अभी जो है रिपल्स हैं ये आते रहेंगे। हो सकता है कि बड़ी टाइड वेव ना आए, लेकिन ये खतरा बना हुआ है, और हम सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें थर्ड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये कम से कम लोगों को अफेक्ट करे। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार जी, सर सोशल मीडिया पर कुछ सवाल मेरे पास आए, मैं चाहूँगा वो सवाल का जवाब आप दें और सलाह लोगों को दें। एक सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर आता है, जो बॉडी पेन होता है, जो तबीयत जो खराब होती है, उसको लेकर लोगों के मन में घबराहट कहीं ना कहीं रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और साथ ही एक सवाल ये भी है, क्या अब कोई नए सिम्टम भी कोरोना के आ रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में फीवर था गया था, उसके बाद सिर में दर्द की, पेट में दर्द की शिकायतें और लूज मोशन की शिकायतें लोगों को आई थी, तो और क्या सिम्टम अभी नए देखे जा रहे हैं, या फिर अभी वही सिम्टम हैं सारे? डॉक्टर अजय कुमार जी। जी, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट ओपीडी में जो आ रहे हैं कोविड को लेकर, वो सेम ही सिम्टम है जी, फ्लू लाइक सिम्टम, सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, डायरिया भी किसी पेशेंट में मिलता है जी। इसके अलावा कोई और सिम्टम एक्स्ट्रा कोई नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर की दिक्कत लोगों को हो रही है, या फिर बॉडी पेन की समस्या हो रही है, तो उसके लिए क्या साधारण दवाइयों का ही इस्तेमाल करना है? वैक्सीनेशन के बाद फीवर जो आ रहा है, प्लेन पैरासीटामोल ही इसमें आप दीजिए, वो कारगर है। ठीक है। और सर एक वैक्सीन की जो दोनों डोजों का अंतराल बढ़ाया गया था, उसको लेकर लोगों के मन में अब भी प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये बताया गया डॉक्टर्स की ओर से कि अगर हम इसका अंतराल बढ़ा देंगे तो शायद और आगे तक इसकी जो इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी जो बनती है हमारी बॉडी में, वो और अच्छे से काम करेंगी। तो इसको मैं चाहूँगा एक बार आप क्लियर करें सर।
डॉक्टर जी? बिल्कुल, इसकी जो वैक्सीनेशन की अवधि बढ़ाई गई है उसमें इसकी एफिकेसी जो है बढ़ जाएगी, जिससे कि उसका जो सिवियरिटी है इन्फेक्शन की वो कम हो जाती है। जी जी ठीक है, आप तीनों ही डॉक्टर्स मेरे साथ बने रहिए सर। वक्त इस वक्त की हेडलाइन का हो रहा है, बहुत जल्दी लौटेंगे। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय कानपुर दौरा। आज शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे कानपुर। 27 जून को मंदिर, मिलन केंद्र और स्कूल जाएंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी करेंगे स्वागत। गाजियाबाद में बुजुर्गों के साथ मारपीट का मामला। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर प्रवेश गुर्जर का मोबाइल, तमंचा और कैंची भी बरामद। मोबाइल से डेटा किया गया डिलीट। विधायक विजय मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें। यूपी सरकार ने जमानत निरस्त के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले का मामला। बलरामपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बाइक को बचाने के चक्कर में खाई में पलटी कार। हादसे में 3 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। तो चलिए एक बार फिर से अपने कोविड ओपीडी पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और चर्चा आज हम कर रहे हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। और लगातार आप लोगों को इंडिया न्यूज़ जागरूक भी कर रहा है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका आप पालन करें। कोविड के प्रोटोकॉल को आप लगातार मानते रहें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा लगाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, यानी कि साफ सफाई का बेहद। तो लगातार अगर आपके मन में कोई सवाल जन्म ले रहा है, आपके जहन में किसी तरीके का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, डाइट को लेकर, दवाइयों को लेकर, तो आप इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में आप डॉक्टर से घर बैठे ही सलाह ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप सीधा डॉक्टर्स के साथ जुड़िए और अपना सवाल करिए। हमारे डॉक्टर के सवाल का जवाब देने की, आपको पूरी और सही सलाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब डीएस गुप्ता साहब, मैं आपके पास सर आना। सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा है कि मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रही है और हृदय से संबंधित लोगों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ी हैं। और पहले से जिन लोगों को बीमारी थी उनको तो और ज़्यादा परेशानी हुई। हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत भी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हार्ट पर कोरोना कैसे अटैक करने के लिए वहां तक पहुंच गया और किस तरीके से सावधानी आगे डेल्टा के प्लस वेरिएंट को लेकर हम रख सकते हैं? डीएस गुप्ता जी। चलिए, लगता है डीएस गुप्ता जी हमारे साथ नहीं है। एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे। डॉक्टर अम्बेश सर, यही प्रश्न लेकर मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत भी हुई है। तो कैसे हार्ट पर कोरोना ने अटैक किया है? देखिए, एक चीज समझना जरूरी है। ये वायरस जो है ये लंग्स में तो इन्फेक्शन करता ही है, साथ में ये हार्ट मसल जो होती है हमारी उनमें भी इफेक्ट करता है और उसको हम वायरल मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। यानी कि एक
सूजन आ जाती है हार्ट मसल्स के अंदर, और सूजन आने से फिर क्या होता है, हार्ट जो है सही तरह से काम नहीं कर पाता और वो फैलता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट का साइज बलून की तरह फूल जाता है और फिर वो ब्लड तो उसमें आता है लेकिन उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता और फिर वो हार्ट फेल हो जाता है। और एक तो होता है ये चीज, तो इसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट का एक रिस्क होता है, मतलब हार्ट सडनली बंद हो जाना जी। और दूसरा आपने बताया है कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट बन रहे हैं या थक्का बन रहे हैं, तो ये एक ब्लड क्लॉट थक्का बनना ये कोई नई चीज नहीं है, ये हो सकती है कोई भी, जब हम कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर जाती है तो ब्लड में जो सेल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उसको ट्रैप करने के लिए, और उस चक्कर में क्लॉट बनता है, तो वो थक्का बनता है। और उससे क्या होता है, कई बार वो थक्का ऐसा बन जाता है कि नस ब्लॉक हो जाती है। अब वो नस जो है आपकी हार्ट की ब्लॉक हुई है कि लंग्स की ब्लॉक हुई है, उससे या ब्रेन की हुई है, कई लोगों को ब्रेन के भी स्ट्रोक हुए हैं इस तरह के। तो जिस नस को, जो नस ब्लॉक होगी, जिस ऑर्गन की ब्लॉक होगी उस ऑर्गन में, जैसे हार्ट है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है या ब्रेन है, उसमें डैमेज होने का खतरा रहता है, तो ये जरूरी है। एक अभी आपने पिछले डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछा था कि जो वैक्सीन के बाद में लोगों को फीवर आ रहा है या दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है या थकान आ रही है, कमर दर्द हो रहा है, ये जो है एक स्वाभाविक लक्षण है। कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो क्योंकि वो एंटीजन है, एक फॉरेन बॉडी है, जब शरीर में अंदर आती है तो वो बॉडी उसको रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन वगैरह का शुरुआत होती है। तो अगर उसको माइल्ड फीवर आ रहा है या सिर दर्द हुआ है या कोई रिएक्शन जैसी हो रही है, मतलब इस तरह की, या थकान आ रही है, तो ये एक चीज का लक्षण है कि शरीर ने, आपके ने उसके ऊपर रिएक्शन करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो एक अच्छी चीज मानी जाती है हमारे हिसाब से कि अगर बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। अगर बॉडी ने उसको डिटेक्ट ही नहीं किया, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद में कोई भी जरा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया, है ना। तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कितना होगा ये हम कह पाना मुश्किल होता है। तो जब भी फॉरेन बॉडी कोई भी आती है, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की हो, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे मम्प्स, मीजल्स, कॉलरा की हो, टाइफॉइड की हो, सभी वैक्सीन के बाद में थोड़ा फीवर आना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है डॉक्टर, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें पैरासीटामोल की टैबलेट, जो क्रोसिन की गोली है, वो आप लें और उससे आराम मिल जाता है। 2 या 3 दिन में लोग सेटल हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर अम्बेश, आप बने रहिए। डीएस गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीएस गुप्ता जी, मेरा सवाल वही था जो डॉक्टर अम्बेश से भी मैंने पूछा कि हार्ट पर अब इस बार ज्यादा कोरोना ने प्रभाव डाला, कई लोगों की हार्ट अटैक की वजह से भी मौत हुई, इस तरह की चीजें हमें देखने को सेकेंड वेव के बाद मिली हैं। तो आप इसको लेकर और कैसे बताना चाहेंगे, इसको कैसे आप विस्तार पूर्वक बताएंगे? मुख्य रूप से मल्टी सिस्टम फेलियर हुआ है लोगों को, लंग्स के साथ साथ और भी ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट का आपने बताया, ब्रेन में, तो मल्टी सिस्टम फेलियर की वजह से इसमें बीमारी ज्यादा हुई। तो इसके लिए जो हमारे पास में L3 में, L2 में जो मरीज भर्ती हुए, तो ज्यादातर मरीजों को हमने जो एस्पिरिन होती है एक छोटी सी 75 मिलीग्राम की या 150 मिलीग्राम की गोली, वो ज्यादातर लोगों को दी, उससे उनको काफी लाभ हुआ। तो अगर कोई भी ऐसे मरीज आते हैं आपके हॉस्पिटल में या कहीं पे भी आते हैं और उनमें निश्चित रूप से हम एस्पिरिन 75 मिलीग्राम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि इन मरीजों में जो थ्रोम्बोसिस का खतरा की वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं और काफी कुछ लाभ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है अम्बेश जी, डॉक्टर अम्बेश, मेरा सर आपसे सवाल ये है, क्योंकि आपने जो अभी इससे पहले मैंने सवाल किया था उसका जो आपने जवाब दिया कि वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना लाजमी है, तो वैसे तो सर सारी वैक्सीन समान है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कोविशील्ड की डोज जिन लोगों ने ली उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कतें हुई, या फिर कह सकते हैं कि 8-10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फीवर आ गया, लेकिन कोवैक्सीन की डोज जिन्होंने ली उनको हल्का फीवर रहा, या फिर हो सकता है कि अगले दिन उनको फीवर आया, या फिर फीवर आया नहीं, हल्का सा बॉडी पेन रहा। तो ऐसा क्यों है? क्या दोनों वैक्सीन के बनाने की विधि अलग अलग है या फिर कोई और इसकी वजह है? देखिए, कोवैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जो वायरस होता है उसको किल करते हैं, जो वायरस है ना,
उस वायरस को किल करके हम और उसको एक मीडियम में डाल के इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, यानी मरा हुआ वायरस आपके अंदर डाला जाता है और बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। बॉडी को शुरू में नहीं पता होता कि ये जो वायरस है मरा है या जिंदा है, उसको तो ये देखना कि फॉरेन बॉडी आई है और इसको हमें ट्रैप करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी जो है, जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं, उसी तरह से उसके लिए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। तो जब भी जिंदा वायरस आएगा तो उसने पहले से उसकी कॉपी बना रखी है और उसके लिए एंटीबॉडीज बना रखी हैं शरीर में, तो वो रिएक्ट करेंगे और एंटीबॉडीज को छापना शुरू कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे और वो एंटीबॉडीज जो जिंदा वायरस जब आएगा तो उसके ऊपर अटैक करेंगी। तो इसमें कोवैक्सीन में हम मरे हुए वायरस को इंजेक्ट करते हैं और कोविशील्ड में क्या करते हैं, हम पूरा वायरस नहीं लेते, हम उसकी एंटीजन लेते हैं जो स्पाइक प्रोटीन है, यानी कि जो स्पाइक्स निकले होते हैं, जो इधर उधर से देखा होगा वायरस में आपने, बड़ा डरावना सा फिगर है उसका, है ना, जिसमें जैसे आप धतूरे का फल होता है उसमें इधर उधर स्पाइक्स निकले होते हैं, उसी तरह से इसमें स्पाइक्स होते हैं और वो उसमें खाली स्पाइक प्रोटीन को लिया गया है, यानी कि प्योर एंटीजन को हमने लिया है। तो प्योर जब एंटीजन को हम लेते हैं, यानी कि जो एकदम दुश्मन है जो चीज है, उसको ही लिया है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी रिएक्शन ज्यादा आएगी। तो इसलिए उन लोगों में फीवर जो है नेक्स्ट डे से, बल्कि शाम से या नेक्स्ट डे से शुरू होता है, बट ज्यादातर लोगों में आता है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, कोई भी वैक्सीन लेंगे तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, बाकी जो वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है या फिर जैसे स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल गई है, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, बाकी वैक्सीन को लेकर जो आने वाली हैं? देखिए, सभी वैक्सीन की एफिकेसी 70-75% से ज्यादा है, तो जो वैक्सीन मिल पा रही है जहां पर उसे लगवा लें। और ऐसा नहीं है कि अभी आपने स्पुतनिक लगवाई या कोवैक्सीन लगवाई या कोविशील्ड लगवाई, अगर कभी सेकेंड डोज या थर्ड डोज आपको किसी कारण से दूसरी लेनी पड़ती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि एंटीजन है ये और इसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बननी चाहिए, तो वो एंटीबॉडीज बनती हैं। अब चाहे कोई भी वैक्सीन हो, जो मिल जाए आपको लगवा लेनी चाहिए। इसके लिए ये वेट नहीं करना चाहिए कि जी हम तो फाइजर की आएगी तभी लगवाएंगे या मॉडर्ना की आएगी तभी लगवाएंगे, क्योंकि सभी में 10% का फर्क है, मुश्किल से 70-80% इधर है और उधर 90% है। बिल्कुल ठीक है। DS गुप्ता जी, कॉकटेल वैक्सीन को लेकर मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा बताएं, क्या इस पर भी हम विचार कर रहे हैं आने वाले भविष्य में? वैसे ये बात सही है जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कोई भी वैक्सीन हो हमें लगवाना चाहिए, लेकिन अगर ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं वो बहुत बेहतर है, मेरे राय में कॉकटेल लगवाई जा सकती है, ज्यादा फायदा होगा। हालांकि क्योंकि गवर्नमेंट और ICMR और अवेलेबिलिटी इनके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सी वैक्सीन मिल पा रही है, और उसी को ज्यादा तो अब यही है कि सेम वैक्सीन का ही लगाएंगे, लेकिन अगर ये कॉकटेल अवेलेबल हो जाती है तो ये ज्यादा बेटर होगा, ऐसा हम लोगों को मानना है कि दैट विल बी बेटर देन ओनली वन वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर अम्बेश, ये जी ठीक है डॉक्टर अम्बेश, ये विधि बेहतर कारगर साबित हो सकती है कॉकटेल वैक्सीन की? चीज समझना जरूरी है कि जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें एंटीजन के अलावा उसमें कुछ एडजुवेंट्स मिलाए जाते हैं, यानी कुछ व्हीकल जो मीडियम होता है वो मिलाया जाता है। जैसे हम ये कहूँ कि जैसे क्रोसिन की गोली या पैरासीटामोल की गोली है, तो उसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है, लेकिन अगर आप टैबलेट का देखोगे वजन तो करीब 1.5 ग्राम के आसपास है, 1.25 ग्राम के आसपास है, तो उसके अंदर एक मीडिया होता है, ज्यादातर पे कुछ न कुछ चीजें जो है एक व्हीकल की तरह से यूज किए जाते हैं, तो जो जिनको हम एडजुवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँ कि जैसे मॉडर्ना वैक्सीन है या फाइजर वाली वैक्सीन है या स्पुतनिक है, इन लोगों ने क्या एडजुवेंट्स मिलाए हैं, उसमें कोविशील्ड वालों ने क्या मिलाए, कोवैक्सीन वाले ने क्या मिलाए हैं, ये सबके एडजुवेंट्स अलग अलग होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एंटीजन मतलब डिफरेंट है, किसी ने पूरा बॉडी यूज किया है वायरस का, किसी ने खाली स्पाइक प्रोटीन यूज किया है, किसी ने mRNA यूज किया है, RNA निकाल के, किसी ने उसका जो है जीनोम यूज किया है, और उसके हिसाब से उन्होंने एडजुवेंट्स उसमें ऐड किए हैं। अब हमको ये देखना है कि हमें ब्लाइंडली ये नहीं करना चाहिए कि हमें 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन मिला दी, हो सकता है इससे एफिकेसी घट जाए एक वैक्सीन की या दोनों की, या हो सकता है एफिकेसी बढ़ जाए, इसके ऊपर अभी तक कोई स्टडीज नहीं आई है,
नहीं WHO की गाइडलाइन है, नहीं इंडिया गवर्नमेंट की या ICMR की गाइडलाइन है कि 2 वैक्सीन को मिलाया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आज एक वैक्सीन लगी है तो दूसरी वैक्सीन हो सकता है 3 महीने बाद कि भाई आपको कोवैक्सीन मिली थी, अभी कोविशील्ड मिल रही है तो आप कोविशील्ड लगाए, क्योंकि अब अलग अलग वैक्सीन है, ये मिलाई नहीं है हमने, तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, बट मिला करके रिकमेंडेशन नहीं है। अब आती है मिला करके, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो मिला करके यूज की जाती हैं, उनमें क्या होता है एडजुवेंट एक ही होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि ट्रिपल वैक्सीन होती है जिसको हम DPT वैक्सीन बोलते हैं, उसमें डिप्थीरिया होता है, पर्ट्यूसिस होता है और टेटनस की होती है। तीनों के लिए एक ही एडजुवेंट हमने यूज किया है और हम इसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, DPT वैक्सीन, और एक ही साथ वो लग जाती है बच्चों में। लेकिन इनके एडजुवेंट अलग अलग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मिलाकर लगाओ। आप मिलाने से हो सकता है कि रिएक्शन ज्यादा हो जाए तो लोगों को, हो सकता है वैक्सीन की एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, या हो सकता है एफिकेसी बढ़ जाए। उसके ऊपर हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो मेरी राय में जब तक गाइडलाइंस नहीं आई है, रिसर्च नहीं हुई है, तब तक 2 वैक्सीन को मिलाना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर अम्बेश, मेरा सवाल ब्लैक फंगस को अब लेकर है। ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये तमाम तरीके के फंगस आ गए हैं, इन्होंने और लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जी देखिए, मैं आपके पिछली बार भी मैं आपके साथ चैनल से जुड़ा हुआ था जब आपने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के ऊपर इंटरव्यू किया था जनता के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि फंगस, चाहे वो येलो फंगस हो या ग्रीन फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, फंगस की नेचर वही है कि ये फंगीमिया करते हैं, यानी कि बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं, और ये बहुत घातक हो सकते हैं, इनमें सीरियस बीमारी होती है, कोविड से ज्यादा खतरनाक है ये, अगर ये कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जो व्हाइट फंगस जिसको हम बोलते हैं वो कैंडिडा होता है, जो ग्रीन फंगस बोलते हैं उसको हम ये एस्परजिलोसिस होती है, एस्परजिलस फंगस होता है, और जो ब्लैक फंगस है वो म्यूकोरमाइकोसिस है। तो इस तरह से वो अलग अलग फंगस हैं, लेकिन नेचर तीनों की एक ही तरह से है। तीनों ही ऑर्गन्स को, लंग्स को या उसको डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि नाक के अंदर घुस गया तो आंख में या ब्रेन में जा सकता है म्यूकोरमाइकोसिस, है ना। बट पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस या पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसका ट्रीटमेंट संभव है बशर्ते कि हम जल्दी डिटेक्ट कर लें और इलाज शुरू कर दें। ठीक है डॉक्टर DS गुप्ता, क्योंकि कई बार मैंने ये सुना है कि ये जो फंगस है कोई नया नहीं है, बल्कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर फंगस पैदा हो जाता है, शरीर में पहले से भी रहता है, तो ये डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि डॉक्टर अम्बेश जिक्र कर रहे हैं कि सही समय पर इसका इलाज मिल जाए तो बिल्कुल भी घातक नहीं हो सकता है। वो बात सही है। अपॉर्चुनिस्टिक माने यूजुअली रहता है, यदि किसी वजह से उसकी इम्यूनिटी घट गई किसी मरीज की, जैसे डायबिटीज वाले मरीजों में देखा गया है, और जिनको कोरोना हुआ है उनको ये फंगस इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब वो तो ऑलरेडी है, यूजुअली नुकसान नहीं करते, लेकिन जब एक आफ्टर कोविड इन्फेक्शन या उसकी इम्यूनिटी या डायबिटीज उन्हीं में इन्फेक्शन हुए हैं जी, तो इसमें डरने की वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, यदि इन्फेक्शन हो गया है, इसका जो हाइफी होती है आपके किसी भी बॉडी फ्लूइड में मालूम चल गया है कि हाँ उसको मिल गया है इसका स्पोर्स या हाइफी उसमें डिटेक्ट हो गए, तो निश्चित रूप से उसकी होती है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा टॉक्सिक लंबे टाइम तक भी है, अवेलेबिलिटी भी इस बार हो गई, भी हो गई है ज्यादातर जगह पे, तो इसका अगर ट्रीटमेंट हम समय से दे देते हैं तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। हाँ, इम्यूनिटी ठीक रखे, डायबिटीज कंट्रोल रखे, तो निश्चित रूप से इस बीमारी पे हम कंट्रोल पूरी तरह से पा लेंगे। यदि वो ब्रेन में पहुंच गया या आंख में ज्यादा इन्फेक्शन कर गया तो निश्चित रूप से मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। ऑपरेशन के द्वारा भी बचाया जा सकता है मरीजों को आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जरूरत है डायबिटीज को कंट्रोल करने की, इम्यूनिटी को कम ना होने देने की, तब ये इस इन्फेक्शन ये जो फंगल इन्फेक्शन है इससे भी बचने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अपना इम्यूनिटी ठीक रखें और डायबिटीज कंट्रोल रखें। ठीक है डॉक्टर अम्बेश, कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनको मैं भी जानता हूं, फर्स्ट वेव में भी पॉजिटिव हुए, सेकंड वेव में भी पॉजिटिव हुए, और क्या अब थर्ड वेव में उनको और ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी? क्योंकि अगर 2 वेव में वो पॉजिटिव हो सकते हैं तो जाहिर है कि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। देखिए, ये बात समझना जरूरी कि पहले वेव में अगर वो अफेक्ट हुए, उनको संक्रमण हुआ कोरोना का, पहली वेव जो थी अल्फा वेरिएंट से आई थी हमारी
कोविड अल्फा वेरिएंट से, और वो काफी घातक था। और उससे सबसे ज्यादा घातक जो था वो डेल्टा वेरिएंट था, जो सेकंड वेव में हमें यहाँ पे हुआ है। बीटा और गामा जो वेरिएंट थे वो साउथ अफ्रीका और ब्राजील में ज्यादा हुए थे केसेस। इंडिया में बीटा और गामा के बहुत कम केसेस हुए थे। तो पहली चीज तो यह। दूसरी चीज ये है कि अगर वो पहली वेव से बच गए और इम्यूनिटी डेफिनेटली उनके अंदर अच्छी होगी, तभी वो बच्चे होंगे। और सेकंड वेव फिर वही, सेकंड वेव में भी वो हुए, तो अक्सर होता है एक बार इन्फेक्शन के बाद दूसरा बार इन्फेक्शन होता है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं करती है बॉडी। और तीसरी वेव में चांसेस मेरे हिसाब से तो जो इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज हैं उसके हिसाब से तीसरी वेव में चांसेस कम है। बट यस, डेल्टा वेरिएंट जो है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्योंकि नया वायरस होगा तो वो तो उसके लिए तो पहले की केस की तरह ही होगा वो चीज। उसको ये नहीं पता है कि वो पहले अटैक हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर, क्योंकि ये नया वायरस है। तो नया वायरस को भी अटैक कर सकते हैं और बीमारी होने के चांसेस कम है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव कितनी उन लोगों के लिए घातक हो सकती है, और अगर सेकंड वेव में पॉजिटिव होने के बाद जब वो नेगेटिव हुए और उन लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवा लिया है, तो क्या अब ज्यादा खतरा उनको नहीं है? का जाता है जी। ज्यादातर लोगों में 80% केसेस में देखा गया है, 70 से 80% में एनएफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं कि दोबारा हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अम्बेश, आप संदेश लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी संक्रमण से बचना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन ही एक मात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए इस संक्रमण को हम कमज़ोर कर सकते हैं, तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं या उसे और कमज़ोर कर सकते हैं। तो क्या संदेश आपकी तरफ से लोगों को और दिया जाएगा? कि इस समय 3 वायरस सर्कुलेट कर रहे हैं। जो अल्फा वेव आई थी हमारी, जो पहली वेव आई थी वो अल्फा वायरस था, वो अभी भी गया नहीं है, वो है, केसेस कम है। जो सेकंड वेव आई थी वो डेल्टा वायरस था और वो डेल्टा वायरस अभी है, वो गया नहीं है। और तीसरा जो अभी नया वेरिएंट आया वो डेल्टा प्लस, जिसमें कप्पा एंड ईटा वायरस हैं जो इसके वेरिएंट हैं, तो उसको डेल्टा प्लस बोला। तो 3 वायरस सर्कुलेट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इस वायरस को अंदर न घुसने दिया जाए। ये वायरस 3 तरह से घुसता है, या तो नाक से, या मुंह से, या आंख के थ्रू। आंख के थ्रू घुसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट नाक और मुंह से ये जाता है। उसके लिए मास्क का यूज करना बहुत जरूरी है कि आप मास्क जो है यूज करें। और दूसरा ये है कि ऐसी जगह पर न जाए जहाँ पे लोग हों और उनसे इन्फेक्शन आपको लग सकता है, क्योंकि पता नहीं कौन वायरस कैरी कर रहा है, कि कौन साइलेंट कैरियर है। तीसरी चीज है सैनिटाइजेशन करें, तो जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है, वो चीज बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं अपनी इनिशियल सेफ्टी और फर्स्ट सेफ्टी मेथड, जो कि कोई भी आदमी कर सकता है। तीसरा मेथड है कि आप इम्यूनाइजेशन, जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, आप कोशिश करें कि समय से, और जब भी अपॉइंटमेंट आपको सरकार देती है या हॉस्पिटल देता है, जब भी आप हैं वहां पर, बिना डिले के, बिना किसी डर और भय के उस वैक्सीन को आप लगवा लें। क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ प्रोटेक्शन देगा, 50% दे, 70% दे, 90% दे, 100% दे आपको। आप कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। तो ये आप एक ढाल मिटी हुई है, ढाल से आप बच सकते हैं। वायरस ठीक है, कोई अटैक करेगा तो वो नहीं बचेगा। जी ठीक है। बिहार से एक दर्शक आनंद जुड़ गए हैं। आनंद जी, अपना सवाल करिए। चलिए, लगता है संपर्क कर गया। डीएस गुप्ता जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, संदेश आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को संदेश देना जाएंगे कि जैसे डॉक्टर अम्बेश ने बिल्कुल बहुत सटीक बात बताई है। निश्चित रूप से वैक्सीन बहुत कारगर है, लेकिन कोई भी वैक्सीन हो, पूरी दुनिया में 10% ऐसा केसेस है कि उसके बावजूद भी खतरा है। और जैसे अभी बात चल रही है कि ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं ज्यादा खतरनाक है, तो 10% डेथ होने की बड़े बड़े देशों में भी संभावना है वैक्सीन के लगने के बावजूद भी। तो सभी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसी चीज है कि कितना भी खतरनाक वायरस आ जाए उससे आप बचा सकते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी
ये नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवाना, वैक्सीन तो जरूरी है लगवाना, उससे तो हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी, इन्फेक्शन कम होगा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर ठीक से कर ले जाएंगे तो हम थर्ड वेव से 100% बच जाएंगे, ऐसा आपके माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर DS गुप्ता जी आपका इंडिया न्यूज पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुशील अम्बेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोविड OPD में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय कुमार चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े थे हमीरपुर से, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय हमारे साथ कोविड OPD में जुड़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें और जो डॉक्टर्स ने यहाँ सलाह दी है उनको आप ज़रूर फॉलो करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।